कभी सोचा है, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये पानी जो हम पीते हैं और ये जंगल जिनसे हमें इतनी सारी चीजें मिलती हैं, ये सब आते कहाँ से हैं? ये सब हमारी पृथ्वी के दिए हुए अनमोल तोहफे हैं। लेकिन इन तोहफों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? आज हम इसी रिश्ते को, यानी प्राकृतिक संसाधनों और हमारी साझा जिम्मेदारी को गहराई से समझने वाले हैं। देखिए इस तस्वीर को। एक बहता हुआ झरना, चारों तरफ हरे भरे जंगल। कितना खूबसूरत है ना? ये प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रकृति की हर चीज अपने आप में एक संसाधन होती है? और अगर नहीं, तो वो क्या है जो एक साधारण से झरने या जंगल को हमारे लिए कीमती संसाधन बना देता है? तो सवाल यही उठता है कि आखिर प्रकृति की कोई चीज हमारे लिए एक उपयोगी संसाधन या रिसोर्स बनती कैसे है? ये बस उसके वहां होने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। असल में ना, प्रकृति और संसाधन के बीच की जो सबसे जरूरी कड़ी है, वो है इंसान। कोई भी चीज संसाधन तब बनती है जब हम इंसान अपनी जरूरत, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी समझ से उसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। मिसाल के लिए सोचिए, एक नदी तो सदियों से बह रही होगी, लेकिन जब तक हम उससे बिजली बनाना या खेतों तक पानी पहुंचाना नहीं सीख लेते, तब तक वो बस एक नदी है, संसाधन नहीं। तो इसकी एक सीधी साधी परिभाषा क्या बनती है? वो ये है कि प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ हैं जो हमें कुदरत से मिलते हैं और हमारे लिए कीमती हैं। जैसे मान लीजिए, जंगल में एक पेड़ खड़ा है, वो प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन जिस पल हम उसकी लकड़ी से स्कूल के लिए डेस्क या घर का दरवाजा बनाते हैं, बस उसी पल वो हमारे लिए एक संसाधन बन जाता है। किसी भी चीज को संसाधन कहलाने के लिए उसे 3 टेस्ट पास करने होते हैं। पहला, क्या हमारे पास उसे हासिल करने की टेक्नोलॉजी है? दूसरा, क्या उसे निकालने और इस्तेमाल करने का खर्च फायदे से ज्यादा तो नहीं है? और तीसरा, क्या हमारा समाज उसके इस्तेमाल को स्वीकार करता है? जरा सोचिए, अगर किसी समुदाय के लिए कोई नदी पवित्र है, तो क्या वो वहां बांध बनाने देंगे, भले ही हमारे पास कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी और पैसा क्यों ना हो? शायद नहीं। और बस यही है सांस्कृतिक स्वीकृति। तो अब हम ये तो समझ गए कि संसाधन क्या हैं। चलिए अब जरा जासूस बनते हैं और इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उससे क्लासिफाई करना। सबसे पहला तरीका है इस्तेमाल के आधार पर, मतलब हम इन्हें किस काम में लेते हैं। कुछ तो हैं जो जिंदगी के लिए एकदम जरूरी हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। इनके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। फिर कुछ हैं जिनसे हमें कच्चा माल मिलता है, जैसे लोहा, तांबा या लकड़ी। और तीसरे वो जो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल और हाँ, हमारी पवन ऊर्जा। अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी वर्गीकरण, और ये इस बात पर है कि क्या वो चीज दोबारा बन सकती है या नहीं। इसको ऐसे समझिए, एक पेड़ को बड़ा होने में कुछ साल या दशक लग सकते हैं, है ना? लेकिन कोयले को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। बस यही जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही एक को बनाता है रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय और दूसरे को नॉन रिन्यूएबल यानी गैर नवीकरणीय। लेकिन यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है। रिन्यूएबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो चीज कभी खत्म ही नहीं होगी। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपके पास एक जादुई गुल्लक है जिसमें रोज एक सिक्का अपने आप आ जाता है। अब जब तक आप रोज सिर्फ एक सिक्का निकालेंगे, तब तक तो वो गुल्लक कभी खाली नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपने 2 सिक्के निकालने शुरू कर दिए, बस वो खाली हो जाएगा। हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ भी बिल्कुल यही होता है। इस नदी को देखिए, कितना साफ पानी है, हमेशा बहती रहती है। क्यों? क्योंकि इसका जो सोर्स है, मतलब ऊपर पहाड़ों पर जो जंगल हैं, ग्लेशियर हैं, वो सब सुरक्षित हैं। सोचिए, अगर हम उन जंगलों को काट दें या प्रदूषण इतना बढ़ जाए कि ग्लेशियर पिघलने लगें, तो क्या होगा? ये नदी भी धीरे धीरे सूख जाएगी। तो इसका रिन्यूएबल होना इस बात पर टिका है कि उसका सोर्स सेफ रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि होता क्या है जब हम उस जादुई गुल्लक से एक के बजाय 2 सिक्के निकालने लगते हैं। कैसे एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी खत्म होने की कगार पे पहुंच सकता है। टूना मछली का उदाहरण इस बात को एकदम साफ कर देता है। देखिए, जो पारंपरिक मछुआरे थे वो बस अपनी जरूरत के हिसाब से मछली पकड़ते थे, और सबसे बड़ी बात, जब मछलियों के अंडे देने का समय होता था तब वो उन्हें नहीं छेड़ते थे। इससे क्या होता था? आबादी बनी रहती थी। लेकिन फिर आई बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका मकसद था सिर्फ मुनाफा। वो आधुनिक जहाज़ों से अंधाधुंध मछलियां पकड़ने लगी और नतीजा, टूना की आबादी तेजी से गिरने लगी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी प्रजाति के अस्तित्व का सवाल बन गया, और वजह सिर्फ हमारा लालच।
लेकिन क्या होता है जब हम ये चक्र ही तोड़ देते हैं, जब हम प्रकृति के नियमों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं? इसके जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी भयानक हो सकते हैं। ये दो तस्वीरें असल में दो अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ एक जिंदा स्वस्थ नदी है जो खुद को साफ करने की ताकत रखती है और अपने आसपास जीवन को पनपने देती है, और दूसरी तरफ फैक्ट्रियों के जहरीले कचरे से भरी एक एक तरह से मृत नदी। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब प्रकृति का खुद को ठीक करने का सिस्टम टूटता है तो जिंदगी की जगह मौत ले लेती है। चलिए अब अपने देश भारत से एक असल जिंदगी का उदाहरण लेते हैं, पंजाब, जिसे हम गर्व से भारत का अन्न भंडार कहते हैं ना। लेकिन आज वही पंजाब पानी के एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। जमीन के नीचे का पानी, जिसे हम भूजल या ग्राउंड वाटर कहते हैं, वो खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुका है। ये समस्या कितनी बड़ी है? कुछ इलाकों में पानी का लेवल 30 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया है। अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब एक 10 मंजिला इमारत जितनी गहराई है। अब सोचिए, इतनी गहराई से पानी निकालना कितना मुश्किल और कितना महंगा होगा। तो ये सब हुआ कैसे? असल में ये एक दुष्चक्र था। ज्यादा पैदावार देने वाली फसलें जैसे कि धान उगाने के लिए पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए था। फिर मुफ्त बिजली मिलने से किसानों को भी लगा कि जितना चाहो पानी निकालो, और तो और केमिकल खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल ने जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उसे भी जहरीला कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ समस्या की नहीं है, ये समाधान की भी है। तो चलिए अब निराशा से आशा की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस बिगड़े हुए संतुलन को हम फिर से ठीक कैसे कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों के पास प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का गजब का ज्ञान था। जरा इस किले को देखिए, यह है जैसलमेर का किला, 12वीं सदी में बना। पता है इसकी खासियत क्या है? इसे वहीं के लोकल पत्थर और मिट्टी से बनाया गया है। इसमें कोई एसी नहीं है, फिर भी ये रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में अंदर से ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। ये हमारे पुरखों के ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। और सिर्फ इमारतें ही क्यों, वृक्षायुर्वेद जैसे हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों को देखिए। उनमें टिकाऊ खेती के वो तरीके बताए गए हैं जिनकी आज हमें सख्त जरूरत है। सोचिए, आज हम जिन मुश्किलों से जूझ रहे हैं, मिट्टी का बंजर होना, कीटनाशकों का जहर, उनका समाधान बहुत पहले ही इन ग्रंथों में लिखा हुआ था। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये भारत के भविष्य की एक झलक है। राजस्थान का ये विशाल सोलर पार्क हजारों घरों को क्लीन एनर्जी दे रहा है, और ये सब किसकी शक्ति से हो रहा है? सूरज की शक्ति से। एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होने वाला। ये है प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल। और इसके जो नतीजे हैं वो हमें असल जिंदगी में भी दिख रहे हैं। सिक्किम का उदाहरण लीजिए। 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य बना। उन्होंने केमिकल खाद को पूरी तरह से बैन कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ? न सिर्फ वहां की मिट्टी और पानी की सेहत सुधरी, बल्कि किसानों की आमदनी भी औसतन 20% तक बढ़ गई। ये इस बात का सबूत है कि पर्यावरण को बचाना और आर्थिक तरक्की करना, ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। एक विन विन सिचुएशन है ये। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आती हैं। ये मामला सिर्फ साइंस या इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी का सवाल है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और इस धरती पर रहने वाले हर जीव के लिए। भगवद गीता में एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, लोक संग्रह। इसका सीधा सा मतलब है मैं से पहले हमको रखना। ये सोचना कि मेरे किसी भी काम का असर सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर, पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं बल्कि सबके कल्याण, सबकी भलाई के बारे में सोचना है। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए यही है कि इस साझा घर, इस पृथ्वी को बचाने के लिए हम सब मिलकर अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा, अपने कामों से, अपनी आदतों से और अपनी सोच से। इस पर जरूर सोचिएगा।